जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ही साथ में देखते हैं। तो आज हम 22 मार्च का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पीडीएफ से आप रिवीजन कर सकते हो और फटाफट रिवीजन हो जाती है, और जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए यहाँ पर हर रोज़ की तरह एमसीक्यू देखते हैं। ये जो एमसीक्यू है इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। मतलब वीडियो को अभी आपको पॉज करना होगा, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना होगा, और उसी के साथ साथ इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो भी आपको लिखनी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स। पहला है कि यहाँ पर स्टिपुलेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फाइनेंस मिनिस्ट्री। दूसरा है कि स्टेट कंप्लीटिंग द रिफॉर्म्स, ये एलिजिबल है एडिशनल बोरोइंग ऑफ 0.25% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उससे 0.25% जो है वो यहाँ पर एडिशनल बोरोइंग लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपको सही जवाब कौन सा है वो बताना है। तो वीडियो को अभी पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए एंड देन वीडियो को रिज्यूम कीजिए। आइए यहाँ पर न्यूज़पेपर पर आते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस, इसमें अगर हम देखते हैं तो एक्सप्लेन सेक्शन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स दिए हुए हैं। एक तो है राइट टू काउंसिल इन कस्टडी। देखिए, अभी आप सभी को पता है महाराष्ट्र में किस तरीके का टसल चल रहा है। उसमें अभी यहाँ पर जो काउंसिल है उसके लिए यहाँ पर बात की जा रही है। मतलब कस्टडी में जिनको लिया गया है, सचिन वाजे, उनका जो इंटरोगेशन हो रहा है, तो उस सिलसिले में वो बोल रहे हैं मेरा लॉयर जो है वो साथ में रहना चाहिए। तो इसके बारे में हमारे यहाँ पर क्या कानून दिए गए हैं, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अगर हम बात करते हैं लिगेसी ऑफ अनंत पाल टू, यहाँ पर दिल्ली हिस्ट्री में, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इनको यहाँ पर मतलब जो प्रचलित है वो करने की बात की जा रही है। तो ये पूरा मसला क्या है, ये कौन है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जीएस पेपर 1 पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीएस 1 में जो करंट न्यूज़ होती है वो ऑलरेडी काफ़ी कम आती है, और उसमें अगर कोई आती है तो उसका एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये वाला एडिटोरियल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। हम एडिटोरियल पेज पर आते हैं तो यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट भले ही टाइटल लिखा गया है, लेकिन इसमें कैपिटल पनिशमेंट जैसा कुछ खास नहीं है। इसमें बेसिकली बात जो है वो की जा रही है, जो बिल यहाँ पर लाया गया है दिल्ली एलजी जो है उनकी पावर यहाँ पर जो इंक्रीज़ करता है उसके बारे में, कि भाई यहाँ पर हमारा जो डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर खतरे में है। मतलब वही सारी बातें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डोंट स्प्रेड वैक्सीन टू थिन, तो शॉर्ट में इसमें क्या बताया गया है, क्या एग्जाम्पल दिया गया है। ये वाला जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल लिया गया है कि किस तरीके से वैक्सीन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उसको हम शॉर्ट में जानेंगे। ये वाला जो एडिटोरियल है कंप्लीटिंग द क्लियर, ये भी शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। देन ये वाला जो एडिटोरियल है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में बात की जा रही है, और ऑलरेडी यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में हमने कंप्लीट जो है वो किया हुआ है, डिस्कशन जो है वो किया हुआ है ना। तो इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं द हिंदू की, तो द हिंदू में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एडिटोरियल है, ये वाला एडिटोरियल ये बात कर रहा है जो स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है ना सरकार के द्वारा, बजट में हमें देखने को मिलती है स्क्रैपिंग पॉलिसी। मतलब जो पुराने गाड़ियाँ हो गई है उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, तो काफ़ी अच्छी है। वही सारा बोल बचन किया गया है कि इससे बहुत फ़ायदा होगा, ये होगा वो होगा, कुछ ऐसा कुछ खास निकल कर नहीं आ रहा है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट इन दी आसाम, ये पॉलिटिकल है तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद ये अगर हम बात करते हैं ट्रीट अनपेड वर्क, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, जो घर में महिलाएं होती है वो अनपेड वर्कर की तरह काम करती है, मतलब काम भी कर रही है और उनको उसके लिए पेमेंट भी नहीं मिल रही है। और बहुत सारे ऐसे साउथ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा बोला गया कि हम यहाँ पर जो सैलरी है या फिर रिन्यूमरेशन है वो उनको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके काफ़ी ड्रॉबैक्स भी देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर उसी के सिलसिले में बात की गई कि गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर सकती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो एडिटोरियल है, ये वाला एडिटोरियल हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी इस पर पूरी क्लैरिटी जो है वो अभी तक नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें डबलिंग डाउन ऑन रेजिलिएंट इंडिया, ये वाला जो एडिटोरियल है ये हम जैसे हम देखते हैं ना कि एक एडिटोरियल जो है वो जैसा का वैसा, मतलब इसी से हम पढ़ते हैं, तो उस तरीके से हम यहाँ पर इसमें से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ इसमें से खास चीज़ें जो है वो भी निकल रही है। तो इस तरीके से हमारा आज का जो एडिटोरियल है वो रहने वाला है।
चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि इंडियन पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जियोग्राफी कंप्लीटली अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है। प्लस उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो इकोनॉमी कोर्स है वो चल रहा है, प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स चल रहा है अभी, और 2 कोर्सेज जो है वो अभी 1-2 दिन में आने वाले हैं। तो मतलब आपको GS 1 2 3 4 मौजा ही मौजा आपकी रहने वाली है। तो इसे डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, साइन अप कीजिए। डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो, मतलब किसी भी सेक्शन में अगर आप जाओगे तो पहले 2 लेक्चर जो है वो एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आपको प्रोफाइल में जाना है, देन उसके बाद आप प्लान परचेज कर सकते हो और लोवेस्ट प्राइजेस है। मतलब बाकी जगहों पर आपको जितना 1 महीने का देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको उससे भी कम में 1 साल का देखने को मिलता है। तो आराम से 1 साल का लेकर आप जो लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय कर सकते हो। पूरी जर्नी में, थ्रू आउट दी जर्नी आपको काफ़ी काम आएगा। प्लस यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मेरे द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी काम आएगा। तो मौजा ही मौजा रहने वाली है, तो जल्द से जल्द लीजिए। और देन उसके बाद PDF के थ्रू आप रिवीजन जो है वो भी कर सकते हो। आपको पता ही है PPT कितनी यूज़र फ्रेंडली होती है। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं सचिन वाजे केस के बारे में। अब सचिन वाजे केस के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो जो है वो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं राइट टू काउंसिल इन कस्टडी। मतलब अगर कोई कस्टडी में है तो उसको काउंसिल का कौन कौन से अधिकार जो है वो मिलते हैं। प्लस यहाँ पर हमारा अगर आप GS पेपर 2 देखोगे तो उसमें ऐसा भी होता है कि दूसरे जो कंट्रीज़ है उनके संविधान में कौन कौन सी चीज़ें दी गई है उसकी कंपैरेटिव स्टडी भी होती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा कंपैरिजन जो है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो GS पेपर 2 पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सीधा आपको प्रीलिम्स बोलिए या मेंस बोलिए, आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो मैटर है वो क्या हुआ है तो उसके बारे में आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हो। ये जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसे पूरा महाराष्ट्र में जो टसल चल रहा है उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर फ्राइडे को क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो स्पेशल कोर्ट को मुंबई में कहती है कि यहाँ पर जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है सचिन वाजे, ठीक है, अब जो सस्पेंड किए गए हैं मुंबई पुलिस से, वो यहाँ पर उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें कोऑपरेट जो है वो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लॉयर है वो वहाँ पर प्रेजेंट रहना चाहिए। जब उनका इंट्रोगेशन हो रहा है, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तब वहाँ पर वो रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पर वो इंसिस्ट कर रहे हैं। सेपरेटली वाजे जो है उन्होंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी फाइल की है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि उनके लॉयर के साथ उनको प्राइवेसी में मिलने दिया जाए। अब प्राइवेसी में मिलने दिया जाए मतलब अकेले में मिलने दिया जाए, वहाँ पर जो बाकी NIA के लोग हैं उनको बिल्कुल पता ना चले कि उनके बीच में बातें जो है वो क्या हो रही है। तो अब ये सारी चीज़ों के तहत अब हमें ये पता करना है कि हमारे यहाँ पर कानून, लॉ जो है वो क्या कहता है। मतलब लॉ क्या इजाज़त देता है कि जब भी इंट्रोगेशन हो रहा हो तो उस टाइम पर लॉयर जो है हमारे साथ मौजूद रह सकता है, या फिर जो प्राइवेसी है उसमें क्या यहाँ पर हम बातें जो है वो कर सकते हैं। तो क्या कानून कहता है ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सबसे पहले तो लॉयर जो है क्या वो हमें लेने की इजाज़त होती है, क्या लॉयर जो है क्या हम वो ले सकते हैं। तो भारत का समझने से पहले अगर यहाँ पर किसी को भी पकड़ा जाता है किसी भी कंट्री में, तो क्या उसको लॉयर लेने की इजाज़त होती है, क्या उसके पास वो अधिकार है। तो देखिए यहाँ पर अक्रॉस दी वर्ल्ड अगर हम देखते हैं तो जो राइट्स है वो यहाँ पर वेरियस राइट्स, अलग अलग तरीके के जो अधिकार है वो लोगों को प्रेजेंट है जब वो कस्टडी में होते हैं, ठीक है। अब कस्टडी में लिया जाता है, मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है, पुलिस कस्टडी होती है, जुडिशियल कस्टडी होती है, बराबर है। पुलिस कस्टडी देना, उसके बाद यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी जो है उसमें ले जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। अब यहाँ पर जब हम कस्टडी की बात करते हैं तो उसमें कोई भी व्यक्ति, अब ये समझ लो ये वाला व्यक्ति है, ठीक है। अब इस व्यक्ति को अगर गलत तौर से पकड़ा गया है, मतलब उसने वो गुनाह जो है वो नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर बोला गया है कि जब तक कोई भी व्यक्ति उस पर अगर जो गुनाह है वो साबित नहीं हो जाता है तब तक वो इनोसेंट रहता है। तो अब ये जो इंसान है ये इनोसेंट है। अब इनोसेंट है तो उसको उसका पक्ष रखने का भी इजाज़त जो है वो मिलनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए क्या है कि इन्वेस्टिगेट जो एजेंसी होती है उनसे प्रिवेंट होने के लिए, जब वो कस्टडी में है तो उनसे प्रिवेंट होने के लिए उसको यहाँ पर जो सहूलत है वो दी जाती है, जो अधिकार है वो दिया जाता है कि हाँ आप यहाँ पर अपना जो वकील है वो यहाँ पर रख सकते हो, जिससे कि उस पर जो चार्जेस है मतलब उसको फोर्स ना किया जाए कि नहीं अब तुमको गुनाह जो है वो साबित करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अफर्म करता है राइट ऑफ एन अक्यूज टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन ऑफ एन अरेस्ट। यहाँ पर क्या है कि जो भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको यह अधिकार रहना चाहिए कि उसको इन्फॉर्म किया जाए कि क्यों तुमको अरेस्ट किया जा रहा है। तो पकड़ा लेके गए, ये तो फिर बुरा हो जाएगा ना।
जो चार्ज है उसके अगेंस्ट में वो लीगल असिस्टेंस जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड होना चाहिए, मतलब बेसिकली लॉयर जो है वो भी यहाँ पर उसको दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर मरिंडा राइट्स या फिर मिरांडा राइट्स जो है वो यहाँ पर हमें, मिरांडा वार्निंग जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दे आर रेफर टू यूएस में हमें ये देखने को मिलता है। तो अगर मिरांडा राइट्स के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आपको पता नहीं चलना चाहिए कि यूएस जो है उसमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पर जो अरेस्ट हुआ है उससे रिलेटेड है। मतलब जो लॉयर है वो क्वेश्चनिंग जब उसके पास होती है तो लॉयर जो है वो उसके साथ रहता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब जब भी उसके साथ इंट्रोगेशन हो रहा है, जब भी उससे क्वेश्चनिंग हो रही है तो लॉयर जो है वो उसके साथ वहाँ पर रह सकता है। राइट टू टॉक टू लॉयर फॉर एडवाइस बिफोर बीइंग क्वेश्चनड, ठीक है। एंड द राइट टू हैव लॉयर विथ हिम ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं उसके पहले लॉयर की जो कंसल्टेशन है वो ले सकता है, प्लस लॉयर जो उसके साथ वहाँ पर रह सकता है। तो ये हमें यहाँ पर यूएसए के कानून में देखने को मिलता है। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सेफगार्ड जो है अवेलेबल है व्यक्ति को इन सच सर्कमस्टेंसेस एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में ही इस चीज़ के बारे में जिक्र जो है वो किया गया है। अब संविधान में किया गया है तो किसी न किसी आर्टिकल के थ्रू ही किया गया होगा। तो कौन से आर्टिकल के थ्रू है, हमारे फंडामेंटल राइट जो है उसी पैच में हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अगर आपने MM एकेडमी ऐप पर पॉलिटिकल लेक्चर्स देखे हैं उसमें हमने ये डिटेल में कवर किया है बहुत ही शानदार तरीके से कि किसी भी व्यक्ति को खुद के ही अगेंस्ट में विटनेस बनने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है, कंपेल नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति है उसने यहाँ पर क्या किया है, उसने यहाँ पर अगर कोई गुनाह किया है, अगर किया भी है तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है कि तुम बोलो कि हाँ मैंने यहाँ पर गुनाह किया है। इस तरीके से आर्टिकल 22 स्टेट करता है कि पर्सन कैनॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। मतलब यहाँ पर आर्टिकल 22 हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता है अगर उसको लीगल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है खुद को डिफेंड करने के लिए और उसके चॉइस का वो रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी उठाकर दे दिया कि अब ये तुम्हारा केस लड़ने वाला है, नहीं भैया, उनसे हमें केस नहीं लड़वाना है, हमें दूसरा व्यक्ति चाहिए। सेक्शन 41D अगर हम देखते हैं CRPC का, वो कहता है कि एन अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन दो नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन। यहाँ पर इंटरोगेशन जो है थ्रू आउट द इंटरोगेशन वहाँ पर उसके पास नहीं रहेगा, लेकिन जो इंटरोगेशन हो रही है तो उसके बीच में वो वहाँ पर मिल सकता है उसके साथ, ठीक है। अब लॉयर जो है क्या उनको अलाउ किया गया है कि वो यहाँ पर ड्यूरिंग इंटरोगेशन प्रेजेंट रह सकते हैं कस्टडी में जो व्यक्ति को रखा गया है उसके। देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर लॉयर जो है उनको रखने की अनुमति दी जाती है, मतलब वो वहाँ पर रह सकते हैं जब भी इंट्रोगेशन जो है वो चल रही हो, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडिया में यहाँ पर थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर अलाउड नहीं रखा जाता है। अब यहाँ पर कुछ प्रोविजन जो है सेक्शन 41D CRPC जो है यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है सेक्शन 41D, इसमें हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर मिल सकते हैं वो ऑफिस चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, लेकिन थ्रू आउट द इंट्रोगेशन वहाँ पर वो नहीं रह सकता है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि 41D जो है CRPC का, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो उसने यहाँ पर जजमेंट दिया है DK बासु केस। देखिए क्या होता है, जो केसेस होते हैं ना, कभी कभार आप अगर कोट कर देते हो मेंस में तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल टू फॉलोड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अरेस्ट एंड डिटेंशन, यहाँ पर जजमेंट ने क्या कहा कि अरेस्टी जो है उनको परमिट किया जाएगा कि लॉयर को मिल सके ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, लेकिन थ्रू आउट द इंट्रोगेशन वो उनके साथ में नहीं रह सकते हैं। सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर वर्सेस जुगल किशोर शर्मा 2011 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि जो अक्यूज्ड है, ठीक है, वो थर्ड डिग्री जो मेथड है उस पर जो इस्तेमाल की जाती है, टॉर्चरिंग जो इस्तेमाल की जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर जो मेडिकल कंडीशंस है, हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें भी होती है। इसीलिए क्या है कि यहाँ पर जो लॉयर है वो प्रोसीडिंग को देख सकता है दूर से। मतलब समझ लीजिए जैसा आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना कि इंटरोगेशन चलता है, यहाँ पर एक व्यक्ति होता है, यहाँ पर एक व्यक्ति होता है, एक रूम में वो बैठे होते हैं और यहाँ पर एक शीशा होता है, उसके बाहर से वो देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो ग्लास पार्टीशन है वो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर सुनाई जो है वो नहीं देगा, ठीक है। ही विल नॉट हियर बी विद इन द हियरिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है ये नहीं, लेकिन हाँ वो देख सकता है कि टॉर्चरिंग वॉर्चरिंग तो नहीं हो रही है, मारपीट तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। अब वाजे का केस जो है उसमें क्या हो रहा है, सेम जजमेंट जो है रेफर किया गया है स्पेशल कोर्ट के द्वारा भी मुंबई में, जो यहाँ पर वाजे के लॉयर को अलाउ कर रहा है कि वो यहाँ पर इंट्रोगेशन के टाइम पे प्रेजेंट रह सकते हैं, लेकिन ग्लास पार्टीशन में रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो उसके एकदम बाजू में बैठ के रहेंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर केस टू केस यहाँ पर इजाज़त दी जाती है कि आप रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। NIA जो है अपोज
कि यहाँ पर फ्रस्ट्रेट द बेसिक पर्पज ऑफ पुलिस कस्टडी एंड दैट एक्सेस टू लीगल काउंसिल इन द प्राइवेट कैनॉट बी क्लेम्ड एज जनरल राइट। क्योंकि यहाँ पर वाजे जो उसने ये भी कहा कि मुझे प्राइवेसी में मिलना है ना, तो ये यहाँ पर एनआईए जो है उनके द्वारा बोला जा रहा है कि नहीं, ये नहीं रहना चाहिए। वाजे लॉयर जो है उसने कहा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो कन्वर्सेशन यहाँ पर हो रहा है, इट वुड अमाउंट टू ब्रीच ऑफ लॉयर क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब यहाँ पर अगर कोई पुलिस ऑफिसर हमें प्राइवेसी में मिलने नहीं दे रहा है, अगर हमारी बातें जो है वो सुन रहा है, तो फिर ये ब्रीच रहेगा कॉन्फिडेंशियलिटी का। तो इसलिए हमें यहाँ पर प्राइवेसी में मिलने देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको अच्छे तरह समझ में आ गया कि हमारे यहाँ पर भारत में जो राइट टू काउंसिल है इन कस्टडी, उसके अधिकार कौन कौन से दिए हुए हैं। आर्टिकल बोलिए, सीआरपीसी जो है उसके यहाँ पर सेक्शन बोलिए, सब आपको यहाँ पर अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि तोमर किंग अनकपाल 2 ये कौन है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीएस पेपर 1 अगर हम देखते हैं तो उसमें सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, प्लस उसी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस, रिलेटेबल क्वेश्चंस जो है मेंस प्रीलिम्स, उसमें भी आपको यहाँ पर आ सकते हैं। तो अच्छे तरीके से हम यहाँ पर इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए न्यूज़ सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली यहाँ पर एक कमेटी फॉर्म की है। क्यों कमेटी फॉर्म की है? जिससे कि यहाँ पर लीगेसी जो है ऑफ 11th सेंचुरी तोमर किंग अनकपाल 2 इनको यहाँ पर पॉपुलराइज किया जा सके। क्या ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कोई एक व्यक्ति है, उनको यहाँ पर पॉपुलराइज जो है वो क्यों किया जा रहा है? अब बट ऑब्वियसली कि उन्होंने कुछ काम किए होंगे जिसके तहत उनको यहाँ पर पॉपुलराइज किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर उनको क्रेडिट जो है वो किस चीज़ का दिया जा रहा है? मतलब पॉपुलर अगर हम करने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? तो कोई ना कोई क्रेडिट उनको देंगे तभी हम पॉपुलराइज कर रहे हैं, है ना। किसी व्यक्ति ने अगर पूरे मतलब अलग अलग बिखरे हुए छोटे छोटे प्रेसिडेंसीज को अगर एक लाया है, तो फिर उनको हम यहाँ पर उस सिलसिले में पॉपुलराइज करेंगे कि उन्होंने अखंड भारत जो है वो बनाने की कोशिश की है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत को लूट कर जा रहा था उसको अगर मारा है, तो हम उसको उस तरीके का क्रेडिट देते हैं। तो यहाँ पर इनको क्या क्रेडिट दिया जा रहा है? तो क्रेडिट दिया जा रहा है गिविंग दिल्ली इट्स प्रेजेंट नेम। क्या दिल्ली जो है प्रेजेंट नेम? ऐसा बोला जाता है कि मुगल जो है उनके द्वारा दिल्ली जो है उसको बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर अब जो इतिहास है वो बदलने वाला है। दिल्ली प्रेजेंट नेम यहाँ पर दिया जा रहा है और रीपॉपुलेटिंग इट, फिर से रिपॉपुलेट करने की जो है वो भी वहाँ पर उन्होंने कोशिश की। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर परफॉर्म करती है। देखिए ये भी छोटे छोटे पॉइंट जो है ना, जो हम एडिटोरियल में जो मेन पॉइंट होता है, मेन पॉइंट ये है, लेकिन इसके साथ साथ जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है, किसके अंडर में फंक्शन करती है? सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उन्होंने यहाँ पर एक मिशन पर है टू प्रेजेंट करेक्ट हिस्ट्री लोगों को, मतलब जो इनके काम रहे हैं इन सब के बारे में। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो अनकपाल 2 ये कौन है? तो ये अगर हम देखते हैं पॉपुलरली इनको अनकपाल तोमर जो है ये भी कहा जाता है। ये तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अलग अलग डायनेस्टीज होती है ना, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में हमने देखा हुआ है अलग अलग डायनेस्टीज होती है। तो यहाँ पर डायनेस्टीज जो है ये तोमर डायनेस्टी जो है उससे यहाँ पर बिलोंग करते हैं। उन्होंने यहाँ प्रेजेंट डे दिल्ली, हरियाणा ये जो है ये उन्होंने रूल किया है 8th to 12th सेंचुरी। अब यहाँ पर कैपिटल जो है तोमर्स की वो काफ़ी बार चेंज हुई है। इनिशियली अगर हम देखते हैं तो अनकपुर नियर फरीदाबाद ड्यूरिंग द रीन ऑफ अनकपाल 1, एंड देन उसके बाद यहाँ पर तोमर डायनेस्टी जिसने फाउंड की थी 8th सेंचुरी में। तो यहाँ पर दिल्ली कपूरी, जिसको हम दिल्ली अभी कहते हैं, ड्यूरिंग द रीन ऑफ अनकपाल 2, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली का पूरी ये भी यहाँ पर कैपिटल हमें देखने को मिलती है, जो अभी प्रेजेंट डे दिल्ली हमें देखने को मिलता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तोमर रूल जो है ओवर द रीजन ये अटेस्टेड है मल्टीपल इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप अगर ट्रेस देखोगे टू पांडवास ऑफ द महाभारत, अनकपाल 2 तोमर 2 ये सक्सीड किए गए बाय हिज ग्रैंडसन पृथ्वीराज चौहान, जो डिफीट हुए थे बाय दी घुरिड फोर्सेस बैटल ऑफ तराइन में, प्रेजेंट डे जो हरियाणा हमें देखने को मिलता है। तो ये भी चीज़ जो है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आफ्टर विच दिल्ली सल्तनत जो है वो स्टैब्लिश की गई 1192 में। मतलब यहाँ पर अर्ली मेडिवल पीरियड जो है उसमें हमें ये देखने को मिलता है। मतलब हम यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट जो है उसमें भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ट्रांजिशन आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव देखते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर जो दिल्ली है उससे कनेक्शन क्या है?
देखिए अनकपाल 2 अगर हम देखते हैं तो उनको क्रेडिट दिया जा रहा है टू हैव स्टैब्लिश्ड एंड पॉपुलेटेड दिल्ली, मतलब स्टैब्लिश करना दिल्ली को पूरी, है ना, और पॉपुलेट भी करना है इसको 11th सेंचुरी में। यहाँ पर मानी ने कहा है अनकपाल 2 वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलेटिंग इंद्रप्रस्थ एंड गिविंग इट्स अ प्रेजेंट नेम दिल्ली, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट नेम जो है वो भी देने के लिए हम इन्हीं को यहाँ पर क्रेडिट दे रहे हैं, बाकी कोई यहाँ पर क्रेडिट के लायक नहीं है, कोई भी मुगल एम्परर जो है वो क्रेडिट के लायक नहीं है जो दिल्ली जो है उसके लिए उनको दिया जाए। रीजन जो है वॉज इन रुइन व्हेन इट ही असेंडेड द थ्रोन इन 11th सेंचुरी एंड लाल कोट फोर्ट ये यहाँ पर बांधा गया उनके द्वारा। अनकताल बौली जो है वो भी यहाँ पर माना गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तरुण विजय जो है जो चेयरमैन है एनएमए के, ड्यूरिंग वन ऑफ द फील्ड विजिट लास्ट ईयर वाज डिस्कवर्ड दैट अनकपाल 2 वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली कपूरी विच इवेंचुअली बिकम दिल्ली। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या क्या किए गए हैं, तो लाल कोट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया, उसके बारे में डिटेल आप देख सकते हो। देन तहंगर ये यहाँ पर किया गया है, फोर्ट जो है, ठीक है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देन असीगर, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कमेटी जो है उनका मैंडेट क्या है, अब यहाँ पर कमेटी का एम है कि महाराजा अनकपाल 2 जो है मेमोरियल कमेटी हेडेड बाय बीजेपी एमपी फ्रॉम यूपीज गोंडा ब्रिजभूषण सिंह, वो यहाँ पर फाउंडर जो है दिल्ली के उस करके यहाँ पर स्टैब्लिश करने वाले हैं अनकपाल 2 को, कि वो फाउंडर है दिल्ली के, ठीक है। प्रपोजल सेमिनार इंक्लूड बिल्डिंग ऑफ स्टैच्यू ऑफ अनकपाल 2 दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो अब स्टैच्यू जो है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। म्यूजियम जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रपोजल भी है कि लाल कोट एंड एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो है वो भी यहाँ पर बनाया जाए। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो हमारे GS1 पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो तोमर किंग है उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई होगी, अनकपाल 2 के बारे में, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर कैसा भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। अब यहाँ पर देखिए कंप्लीटिंग द कीयर, यहाँ पर अगर आप देखोगे पूरे एडिटोरियल में सिर्फ ये एक पैच जो है वो पढ़ने लायक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक नीड है कि हमें पोस्ट वैक्सीनेशन सीरो सर्वे जो है वो भी यहाँ पर कंडक्ट करना पड़ेगा ऑफ इंडिविजुअल्स, जिससे कि लॉन्ग टर्म इफिकेसी जो है वैक्सीन की वो हम ट्रेस कर सके। अभी हम यहाँ पर वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन वैक्सीन देने के बाद भी बहुत सारे लोग जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है फिर भी हो रहा है। तो ऐसे सिनारियो में हमें यहाँ पर सीरो सर्वे जो है वो करना पड़ेगा। सीरो सर्वे से पता चलता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ है या नहीं। अब वैक्सीनेशन के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप हो जाती है, तो वैक्सीनेशन के बाद अगर हम सीरो सर्वे करते हैं तो कितने टाइम तक हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ रहती है वो हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर हम सीरो सर्वे करते हैं तो, है ना। एज द नेशन अवेट्स इम्यूनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है हम वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनाइजेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम समझ लीजिए जो पहला व्यक्ति है जिसको वैक्सीनेशन दी गई थी, अब जब यहाँ पर बाकी लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है तब तक अगर इसका वैक्सीनेशन का अवसर ही खत्म हो जाए, इफिकेसी खत्म हो जाए, तो फिर क्या मतलब है, फिर से इसको देना पड़ेगा, ये तो साइकिल चलती रहेगी। तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है यहाँ पर वैल्यूएबल इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं प्लानिंग फर्दर फेजेस ऑफ वैक्सीनेशन कैंपेन, कि कैसे हम यहाँ पर फेजेस जो है वो रख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर इस एडिटोरियल के तहत बताई गई है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डोंट स्प्रेड वैक्सीन टू थिन। अब देखिए यहाँ पर कैसा है कि वैक्सीन जो है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मत करो, यहाँ पर ये बोला गया है कि, और यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि हाँ जो मैं चीज़ यहाँ पर बोल रहा हूँ इससे पॉलिटिकल जो डिसरप्शन है बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इन्होंने जो बोला है एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला है। देखिए इन्होंने लंबा चौड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, हम शॉर्ट में एग्जाम्पल देख लेते हैं। समझ लीजिए यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट A B C and D। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 100 लोग जो है वो रहते हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है ये मिलकर 80% केसेस जो है वो देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 80% केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब मोस्ट इन्फेक्टेड लोग जो डिस्ट्रिक्ट A डिस्ट्रिक्ट B में है। एंड C एंड D अगर हम देखते हैं तो ये सिर्फ 20% केसेस जो है यहाँ पर, मतलब बहुत कम लोग जो है यहाँ पर इन्फेक्ट हुए हैं। अब ऐसे सिनारियो में यहाँ पर जो हम वैक्सीन डोज है, समझ लीजिए वैक्सीन डोज हमारे पास सिर्फ 100 ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर A में 20 दे रहे हैं, B में 20 दे रहे हैं, C में 20 दे रहे हैं, सॉरी 25 दे रहे हैं, ठीक है, 25 एंड 25 दे रहे हैं, जिससे क्या होगा ये 25 हो गए। और इस तरीके से हमारा जो 100 डोज है वैक्सीन का वो कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हम 25 लोगों को दे रहे हैं, यहाँ पर 25 लोगों को दे रहे हैं, यहाँ पर 25 लोगों को दे रहे हैं, यहाँ पर 25 लोगों को दे रहे हैं। अब सोचिए आप 80% पॉपुलेशन यहाँ पर और यहाँ पर इन्फेक्ट हो चुकी है, तो 25 लोगों को देकर यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, और यहाँ पर 25 लोगों को देकर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा,
है ना, जो केसेस है वो तो इंक्रीज होते ही रहेंगे। इवन अगर वो इधर के कांटेक्ट में आते हैं तो इधर भी केसेस जो है वो इंक्रीज होते रहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम ये दे रहे हैं तो इसमें भी कुछ खासा जो फ़र्क है वो नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इनके द्वारा कि हम यहाँ पर इक्विटेबल देने के बजाय हम यहाँ पर जो वैक्सीन डोज है 100 है ना, यहाँ पर 50, यहाँ पर 50 देते हैं। जैसे कि पहले यहाँ का जो है मोकला कर दो, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनको मोकला कर दो, इनकी इम्यून कर दो, इनकी हर्ड इम्यूनिटी जो है वो लेकर आ जाओ, जिससे फिर क्या होगा, ये अगर पूरे कंट्रोल में आ गए हैं देन हम यहाँ पर जो है वो बाकी के डोजेज जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हमने स्टार्टिंग में जो डॉक्टर्स हैं उनको दिया, ये अच्छा है कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। लेकिन अब हमें यहाँ पर इक्विटेबल इसमें नहीं जाना है। हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा इन्फेक्टेड है, मतलब 50 टॉप डिस्ट्रिक्ट जो ज़्यादा इन्फेक्टेड है, उनमें सारे वैक्सीन डोजेस जो है वो भेज देने चाहिए और उन लोगों को यहाँ पर देने चाहिए, जैसे कि जो वल्नरेबल लोग हैं उनको सारी चीज़ें मिल जाए, वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो जाए। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। हालांकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो भी हो सकते हैं और ये जो पॉलिटिकल जहाँ पर गवर्नमेंट होती है वहाँ पर ये नामुमकिन है, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग जो सड़कों पर भी आ जाएंगे कि हम यहाँ पर क्या करें, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जो अनपेड वर्क है उसको ट्रीट किस तरीके से किया जाए। अब देखिए, ये एक्चुअल में हमने पहले भी ये चीज़ देखी हुई है कि विमेन जो है हर जगह पर डिसप्रोपोर्शनेटली हायर बर्डन जो है अनपेड वर्क का उनके ऊपर देखने को मिलता है। अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज जो है वो उनको वहाँ पर देनी हो, अनपेड केयर ऑफ चिल्ड्रन, है ना, ओल्ड, डिसेबल्ड, रिस्पेक्टिव हाउस होल्ड्स में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनको ये जो काम यहाँ पर कर रहे हैं, जो महिलाएं काम कर रही है घर में, उनके पैसे मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम वहीं पर क्रिएट होता है। विमेन जो है वो यहाँ पर जॉब कर रही है नॉट नेसेसरीली बिकॉज दे आर लाइक और इफिशिएंट इन इट। मतलब यहाँ पर जो वो काम कर रही है, घरगुती काम जो कर रही है महिलाएं, वो इसीलिए नहीं कर रही है कि उनको वो पसंद है या फिर उसमें बहुत उत्तीर्ण है, बहुत अच्छी है, बहुत इफिशिएंट है, लेकिन उन पर वो इम्पोज किया गया है पैट्रियार्कियल नॉर्म्स के तहत कि यहाँ पर जो मर्द है वो बाहर जाकर काम करेगा, जो महिला है वो घर पर ही जो घर का काम है वो देखेगी, है ना। मतलब यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटीज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब कई सारे साउथ के जो एक्टर्स बोलिए, पॉलिटिकल एक्टर्स बोलिए, उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर उनको सैलरी जो है या फिर रिम्यूनरेशन जो है घर पर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो बाहर जाकर अभी काम कर रही है वो भी यहाँ पर नहीं करेगी। जो घर वाले बोलेंगे कि तुमको घर पर रहकर जो सैलरी है वो मिल सकती है, तो फिर बाहर जाकर काम करने की क्या ज़रूरत है, तो फिर अब यहाँ पर घर पर ही रहो। हालांकि ये भी है कि यहाँ पर जो महिला है घर का काम देख रही है, हाउस होल्ड काम देख रही है, इसके वजह से जो बाहर हमारी इकोनॉमी में इम्पैक्ट भी अच्छा खासा पड़ रहा है। कैसे कि फिर जो बाकी के लोग हैं घर के, वो बाहर जाकर काम कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं। अगर समझ लीजिए वो घर का काम नहीं संभालती तो फिर जो बाहर एक व्यक्ति जा रहा है उसको यहाँ पर घर के काम भी देखने पड़ते थे, तो फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे, है ना। इफिशिएंटली वो बाहर काम कर पा रहा है और ये घर का टेंशन नहीं ले पा रहे, इसलिए वो हमारी इकोनॉमी में यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इनडायरेक्टली ये जो महिला है उनको यहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए कि वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करवा रही है, बराबर है, हमारे देश में। अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, तो एकदम ही सिंपल सी चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर अनपेड वर्क जो है उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए नेशनल डेटाबेस में, कि सर्वे करवाना चाहिए कि घर घर जाकर कि कौन यहाँ पर महिला जो है वो घर पर काम कर रही है, वो अनपेड वर्क जो है वही करेगी, एंड नेशनल डेटाबेस में वो रखना चाहिए। और ये जो डेटा है नेशनल पॉलिसीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो विमेन का बर्डन है उसको रिलीव भी किया जा सकता है, अनपेड वर्क का उसको थोड़ा कम भी किया जा सकता है, थोड़ा उनको फ्रीडम भी दिया जा सकता है। कैसे? तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है उसको इम्प्रूव करके, बेटर फ्यूल जो है कुकिंग का, ठीक है, देन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर वाटर जो है डोर स्टेप, जिससे कि उनको बाहर जाकर जो मटके हैं उसमें पानी भरकर लाना ना पड़े। शिफ्टिंग सम अनपेड वर्क टू मेन स्ट्रीम इकोनॉमी, मतलब यहाँ पर चाइल्ड केयर, केयर ऑफ डिसेबल्ड, केयर ऑफ क्रॉनिकली सिक, तो इनको अगर हम मेन स्ट्रीम इकोनॉमी जो है उनके तहत यहाँ पर काम करवा लेते हैं तो क्या होगा, एक तो वर्क जो है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब वर्क जो है क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ जाएगी, एंड यहाँ पर उनका जो वर्कलोड है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। बाय बेसिक सर्विसेज, है ना, जैसे हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल वुमेन को कर देना, तो ये भी यहाँ पर करके क्या होगा कि यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा काम बिटवीन मेन एंड वुमेन। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर अब थोड़ी फ्री रह सकती है, और फ्री रहेगी तो दूसरा भी कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर सोच सकती है, बराबर है, क्योंकि घर के कामों में वो फंस जाती है, दूसरी चीज़ें सोच ही नहीं पाती है। ये जो मेजर्स है वुमेन को फ्री टाइम देगा और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन करेगा। अनपेड वर्क जो है प्राइवेटली प्रोड्यूस पब्लिक गुड विच इज़ क्रिटिकल फॉर सस्टेनेंस ऑफ द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी, इसलिए यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है मेन स्ट्रीम इकोनॉमी और पॉलिसीज़ का, ये यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर डबलिंग डाउन ऑन रेजिलिएंट इंडिया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो बात क्या की जा रही है, बात ये की जा रही है इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में कितना पोटेंशियल है, इंडियन मार्केट में जो बाकी के लोग हैं वो आने चाहिए क्या। चाइना जो है वहाँ पर जो हमें कंट्री जो बाकी कंपनीज देखने को मिल रही है वो शिफ्ट होकर यहाँ पर इंडिया में आना चाहिए क्या। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ना। मतलब यहाँ पर चाइना जो है उसको जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उनमें देखना चाहिए कि अभी यहाँ पर रियल इकोनॉमिक शिफ्ट जो है वो यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर इंडिया अगर आप देखोगे तो बहुत खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही है और बढ़ने वाली है। उसका एक एग्जांपल अगर आप देखोगे एफडीआई इनफ्लो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब अगर आप इंडिया में देखोगे तो एफडीआई इनफ्लो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। दो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया में स्लो डाउन देखने को मिला, शार्पेस्ट इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन जो है पूरी दुनिया की देखने को मिली, लेकिन फिर भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मेजर इकोनॉमीज़ में अगर आप देखोगे इंडिया में 60 बिलियन प्लस यहाँ पर हमें न्यू एफडीआई इक्विटी इनफ्लो जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इससे ये बताया जा सकता है कि जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको यहाँ पर ट्रस्ट है कि इंडिया जो है वो आगे बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं। देन यहाँ पर इंडिया मार्केट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए इंडिया में अगर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देखो तो भले ही हम रैंक में सुधर रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। मतलब अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो रूल्स है रेगुलेशंस है वो चेंज होते रहते हैं। चेंज होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काम करने में काफ़ी उनको मुश्किलात होती है, और इसी के सिलसिले में, इसी के वजह से यहाँ पर और बड़े प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। बराबर है कि लोग जो है वो सडनली यहाँ पर रूल चेंज हो गए तो क्या करेंगे, उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा, जैसे हमने वोडाफोन आइडिया केस देखा हुआ है वो सब। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर जो है वो इंडिया को डिफरेंटली देखते हैं। वो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर है उनके हिसाब से देखते हैं कि नहीं, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिलती है और अपॉर्चुनिटी के तहत हम यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें कुछ हमें पार्ट्स देखने को मिलते हैं। क्यों? तो पहली चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है डेमोग्राफिक्स, शीर डेमोग्राफिक्स। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे 1.4 बिलियन लोग, बराबर है 1.4 बिलियन लोग, और उनकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है। मतलब उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ रही है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो अपने आप लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना पड़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो वो है यहाँ पर शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स। यहाँ पर आप देखोगे यूएस चाइना कंपटीशन चल रही है। अब यूएस चाइना की कंपटीशन चल रही है, इंडिया जो है वो यूएस के करीब है, तो इससे इंडिया को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हाँ, हम यहाँ पर अब बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपनीज जो है वो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रही मैन्युफैक्चरिंग के लिए रादर देन चाइना, क्योंकि वहाँ पर अब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। देन थर्ड अगर हम देखते हैं तो डिजिटल कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है। मतलब चीप मोबाइल डेटा आ गया है, डिजिटल इकोनॉमी जो है वो राइज हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पर इंटरनेट आ रहा है ना। तो सिटीजन जो है वो भी अब यहाँ पर उस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। देन फोर्थ अगर हम देखते हैं नेशनल रेजिलियंस, इसमें अगर आप देखोगे तो कोरोना वायरस जो है वो चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है, इंडिया उन कंट्रीज़ में से जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको टैकल किया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी देखोगे आप, बहुत जल्दी से रिकवर्ड हुई है इंडिया की एज़ कम्पेयर टू कंट्रीज़। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मतलब बेसिकली ये जो चार चीज़ें हैं ये आप इंडिया के ग्लोबल एजेंडा में लिख सकते हो। मतलब ग्लोबली इंडिया जो है वो क्यों एक अच्छा डेस्टिनेशन है फॉर एफडीआई, या फिर इंडिया जो है वो इमर्जिंग मार्केट है, उसमें आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हो। शेयर डेमोग्राफिक्स, शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स, देन राइजिंग डिजिटल कनेक्टिविटी, एंड फोर्थ नेशनल रेजिलियंस। तो ये 4 पॉइंट आप लिख लो, कहीं पर भी आप इसको डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इसी चीज़ में डालना है। किसी भी चीज़ में अगर इंडिया का एक फ्यूचर में कितना पोटेंशियल है उसमें भी आप ये 4 पॉइंट जो है वो लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से लिख लो। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।